नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। अभी पटना की सड़कों पर एक पोस्टर जो है सबको आकर्षित कर रहा है, नीतीश सबके हैं। कहने का मतलब न तो केवल बीजेपी के हैं, न केवल आरजेडी के हैं, वो सबके हैं। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार 2013 से आप देखें तो उन्होंने कई बार परिवर्तन किया है अपने गठबंधन का। मुख्यमंत्री वो रहे हैं लगातार। कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए बीच के, जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री हुए थे तो 13, 17, उसके बाद 22, अब 24। तो ये जो परिवर्तन है इसके बारे में बहुत सारी बातें जो है आपको 22 अगस्त तक जो नीतीश कुमार ने गठबंधन बदला, उसकी चर्चा ये नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र में इस किताब में आपको मिल जाएगी। लेकिन 24 में जो हुआ है उसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, इसलिए हम आए हैं इस किताब के जो लेखक हैं उदयकांत मिश्र, डॉक्टर उदयकांत मिश्र, उनसे बात कर। चलिए डॉक्टर उदयकांत ही लिखते हैं, ठीक है तो मिश्र ही आप। अच्छा कोई नहीं, तो इनसे बातचीत करेंगे कि सर ये आपकी किताब में 2022 तक तो आपने पूरा 23 तक का है, मतलब 22 में परिवर्तन हुआ उसका भी जिक्र आपने किया है। 2024 का रह गया, अगर थोड़ा टाइम और देते आप तो इस किताब में ये भी समाहित हो जाता। देखिए, जीवन की नदी तो बहती रहती है और उसमें कई मोड़ कई मकाम आते रहते हैं। तो ये तो कहानी की शुरुआत है ना, अंत तो नहीं है। जब तक और किताब जरूर लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा। उनके जीवन के ऐसे अनछुए पहलू जिनके बारे में सबको जानकारी नहीं है, जो उनके इष्ट मित्रों को पता होती है, उसके बारे में ज़रूर चर्चा करूंगा। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि 2005 से 2010 बड़ा स्मूथ सरकार उन्होंने चलाया। फिर 2010 से 15 के बीच में 13 में ब्रेक हो गया बीजेपी से उनका। फिर 15 में महागठबंधन की सरकार आई, फिर 17 में ब्रेक हो गया, फिर 2020 में एनडीए की सरकार आई, फिर 22 में ब्रेक हो गया। ये सब के साक्षी आप रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या समानता दिखती है? ये जो परिवर्तन वो करते हैं उसमें निर्णय लेने में कितना टाइम लगाते हैं? देखिए, दो बातें मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। उसको मतलब एक कोई अनछुए पहलू अगर मिल जाए, कोई इस तरह की बात आपकी किताब में जिक्र हो उसका। हाँ, मैंने अपनी किताब में इसके बारे में बताया है कि नीतीश कुमार जी तेज़ चलने वाले, तेज़ सोचने वाले, तेज़ काम करने वाले इंसान हैं। शुरू से मैंने देखा, मैं आपको 50-55 साल के अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सबके लिए संभव नहीं है। और उनकी सोच अपनी पीढ़ी से कम 2 पीढ़ी आगे की होती है। तो होता यह है कि राजनीति में आम तौर पर, ख़ासतौर से राज्य की राजनीति में जो लोग आते हैं, उनकी सोच एक सीमित दायरे की होती है। राज्य से बढ़ के ज़्यादा सोच नहीं पाते। कभी लोग ऐसे अब बचे जो कि पूरे देश के बारे में, दुनिया के बारे में एक अपना हाँ अपने, चूँकि उनका अनुभव रहा, उन्होंने देश के सबसे बड़े बड़े मंत्रालयों में खूब अच्छा काम किया। तो उस दौरान उनका संपर्क दुनिया भर की चीज़ों से हुआ। अभी भी खूब पढ़ते हैं, खूब लिखते हैं, खूब देखते हैं। तो उनकी सोच हमेशा आगे की होती है। और होता यह है कि जैसे वो कुछ एक कुनबा साथ लेके चले, दोस्तों को साथ लेके चले। ऐसा किताब में लिखा भी मैंने। और काफ़ी दूर आने के बाद एकाएक अनुभव होता है कि सारे लोग तो पीछे छूट गए, उनके साथ कदम मिला के कोई चल नहीं सकता। तो ऐसे व्यक्ति के आगे 2 ही ऑप्शन बच जाते हैं। किसी मोड़ पर ठिठक जाए, खड़ा हो जाए, पैर पटकता रहे, झुंझलाता रहे, साथी के आने की प्रतीक्षा करता रहे, और जब वो आए तो थोड़ा मुंह फुलाए, थोड़ा मान मनोवर हो, फिर धीरे धीरे चले। इसकी बजाय उस मोड़ पर उन्हें जो साथी मिल जाता है, जो उनके साथ चलने को तैयार है, उसको साथ लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये मुझे इसमें कोई गलत कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जब प्रगति अवरुद्ध होती दिखती है, वो नया रास्ता पानी की तरह है, वो नदी की तरह है। आप कोई भी अवरोध लगाएंगे, वो अपने लिए नया रास्ता ढूंढ के आगे निकल जाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव है। और इसमें मान लीजिए उनकी सिर्फ एक नीति है, कोई राजनीति नहीं, उनकी एक नीति है कि राज्य का कैसे विकास हो, कैसे विस्तार हो। उनकी जो सोची हुई योजनाएं, अगर आप 7 निश्चय पार्ट 2 देखेंगे या 7 निश्चय पार्ट 1 को आपने देखा हुआ है, जिसको उन्होंने अमली जामा पहना है। आप एक छोटी सी बात सोचिए कि गंगा जल को राजगीर और बोधगया तक पहुँचाने की कल्पना किसी ने कभी की थी क्या? ये जो अभी जाति आधारित, मेरा सवाल ये रहेगा कि मतलब आपने कहा वो बहती नदी है, अगर आपने एक अवरोध लगाया उनकी सोच के आगे, तो अपना अलग से रास्ता निकाल के निकल जाएंगे। अभी जो
साथ में है वो साथ में रहे, ये भी कोई जरूरत नहीं। जरूरी आपको पता है कि आप मेरे साथ खड़े, कल आप साथ खड़े होंगे, मालूम है आपको? देखिए, अनिश्चय ही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। उसमें क्या है, कल क्या परिस्थितियां होंगी उसके बारे में ना आप कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि नीतीश जी जहां होंगे वहीं सत्य होगा। वो कृष्ण की तरह मुझे दिखते हैं कि जिधर सत्य उधर नीतीश खड़े होते हैं। अच्छा उदयकांत जी, बाकी जो परिवर्तन हुआ उसका जिक्र आपने कर दिया, ठीक ठीक। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये जो है कब से शुरू हुआ, 2024 में जो परिवर्तन हुआ है उसमें आपको क्या बता सकते हैं कि कैसे क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ? आपको एक लेखक की नज़र से मैं पूछ रहा हूँ, एक मित्र के हैसियत से भी पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको उसी हैसियत से करता हूँ। दरअसल नीतीश जी का मैं एक मित्र कहना तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, वो सुदामा और कृष्ण वाली दोस्ती होगी। लेकिन मैंने देखा उनको कि एक एक तरबियत है उनकी, एक दिमाग की उनकी सीधी सोच है। और जब वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इधर आए थे तो उसमें उन्हें एक अवरोध दिखता था। अवरोध ये दिखता था, वो मैं आपसे कहूँ कि एक जो लोहिया जी की अवधारणा रही है शुरू से आज तक, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की, धर्म राष्ट्र राज्य की, तो उसमें उनको लगता था कि उनकी सोच में कई बार व्यवधान आने लगा था। और आपने देखा भी होगा कि एकाएक हमारे जो देश में जो मूल समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, कई समस्याएं हैं, उनकी तरफ से थोड़ा ध्यान हटके हम बिल्कुल दूसरी तरफ चलने लगे थे। जब एनडीए के साथ थे तब की बता रहा हूँ मैं आपसे। तो उस वक्त उन्होंने बहुत ही ज़्यादा दबाव महसूस किया इस तरह का, क्योंकि एनडीए में उनकी सोच वाले जो लोग थे, जैसे मैं आपको 3-4 नाम फटाफट बता सकता हूँ, लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, प्रमोद महाजन जी, इस तरह के लोग जो उनकी तरह के सोच वाले थे, वो चले गए, या तो हाशिए पे डाल दिए गए या दुनिया से चले गए। अब जो नई पीढ़ी आई वो थोड़ा ज़्यादा, वो थोड़ा अधिक मेरे ख्याल से अपनी सोच में और प्रखर है, और वो सोच नीतीश जी से उस वक्त मिलती नहीं थी। और वो सोचते थे कि शायद किसी सूरत से समाजवाद फिर से वापस हो जाए, तो वो आ गए इधर समाजवादियों के साथ। अब जो मैंने समझा, मैंने लालू जी के साथ भी बात की, इस किताब का विमोचन तो लालू जी ने किया, आप जानते होंगे, तो दोनों में एक सामंजस्य धीरे धीरे बनने लगा, जो अच्छा बनने लगा। लेकिन दूसरी तरफ के लोगों को, जैसा अब तो ढकी छुपी बात है ही नहीं, एक प्रयास शुरू हुआ, एक हड़बड़ी शुरू हुई कि कैसे सत्ता परिवर्तन हो, नीतीश जी के बजाय किसी नौजवान को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये एक सोच पैदा हुई और उसके लिए प्रयास भी होना शुरू हुए। और उसमें ऐसा लगने लगा कि किसी दिन कोई ना कोई ऐसा विस्फोट हो कि जेडीयू पार्टी टूट जाए या उसको तोड़कर लोग, आशंका थी। आशंका तो आप सब, जहाँ आप पत्रकार हैं, आप ज़्यादा, आप मुझे आपको पता होगा। हाँ, ये सच है कि ऐसी आशंका एकाएक बनने लगी कि शायद स्वार्थी, जो निहित स्वार्थ वाले लोग हैं, वो कुछ लोगों को अलग निकाल लें या ये कर लें। क्योंकि एक बात तो सच है, नीतीश जी ने जिस शिद्दत से लालू जी के संतान को या उनके लालू जी को खुद को जितना स्नेह दिया और उनको आगे बढ़ाया, हर मुकाम पर सामने रखा, आगे बढ़ाया, तो उन्हें इसकी अपेक्षा नहीं थी। अगर आप पुरानी बात थोड़ा देखेंगे तो जिस चुनाव में इस बेचारे को सिर्फ 43 सीटें मिली, उसकी वजह क्या थी? भीतरघात। रामविलास पासवान के साहबजादे चिराग साहब, उन्होंने क्या किया? क्या आपको लगता है कि इतना जनहित का कार्य करने वाला व्यक्ति सिर्फ 43 सीटों का मुस्तहक था? कम से कम 100 सीटें आनी थी, कम से 70-75 में तो कोई दाग ही नहीं था। ये सारी सीटें चली गई इनकी। तो ये जो भीतरघात है, ये फिर होने की संभावना लगने लगी। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि जो राष्ट्र का अभी हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो है, देश में जो नेता हैं, ऊपर में शीर्षस्थ नेता हैं, उनको नीतीश जी के अपरिहार्यता पर एकदम विश्वास होना शुरू हुआ। उन्हें लगने लगा कि अगर बिहार में एक स्थायी सरकार बनानी है देश में, तो बिहार की आवश्यकता है, और बिहार में स्थायित्व देने के लिए नीतीश जी के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं। आप गौर से देखेंगे, मैं कई बार इस बात को सोचता हूँ कि कितना प्रखर उस व्यक्ति की बुद्धि है कि जिसको भी सरकार बनाने की आवश्यकता होती है वो नीतीश जी के पास जाते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा नीतीश जी किसी के पास गए। आपको अगर याद हो, पहली बार भी जब 2022 में सरकार बनी थी, तो केंद्र से इनके ऊपर दबाव पड़ रहा था कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए। मैं उसका गवाह हूँ, मैंने साक्षी हूँ उसका। मैंने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से, माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ से, माननीय रक्षा मंत्री जी के यहाँ से बार बार संदेशा आ रहा है कि आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और ये बार बार इनकार कर रहे थे।
अब मुझसे नहीं होगा, अब छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको पता था। वो हो सकता है कि देश की राजनीति करने के लिए विपक्ष के तौर पर उन्होंने एकजुट भी किया था, उसमें भी बहुत ज़्यादा हम यूँ कहें कि जिस उम्मीद से वो गए थे वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, वो भी एक कारण। एक बात फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नीतीश जी का पक्ष विपक्ष को नहीं है, उनके पास न्याय और अन्याय है। ये मान के चलिए कि वो न्याय के पक्ष में खड़े होने की कोशिश करते हैं, अन्याय कहीं है तो उसका विरोध करने की वो हमेशा कोशिश करते हैं। उसको पक्ष विपक्ष से मत देखिए आप, उसको ऐसे देखिए कि उनके नज़र में जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए सबसे अच्छा है, उसको वो पाने की कोशिश करते हैं। और उसमें जिन लोगों से उनका संपर्क होता है, जिन लोगों के, और मैं आपको एक बात और करना चाहता हूँ, जिस गठबंधन की आप बात करते हैं, जिसका नाम INDIA पड़ा, अगर नीतीश कुमार नहीं होते, वो अकेले सज्जन हैं जिनके प्रयास से पटना में पहली बार 27 28 पहले जी 15, फिर बाद में 27 हो गए। ये किसके प्रयास से इकट्ठे हुए? तो फिर भी याद रखिए, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं था, एक विचारधारा का विरोध था। और सबसे बड़ी बात थी, एक चेतावनी थी राष्ट्र में। यह भी संभव है कि एक क्षेत्र राज्य किसी का नहीं चल सकता है, विरोध का स्वर अभी भी खड़ा है, विरोध की आवाज़ अभी भी उठ सकती है, और देश में परिवर्तन अभी भी हो सकता है। इसका मादा सिर्फ नीतीश कुमार को है और था, और किसी को नहीं था। एक मैं बात का जिक्र करना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जब भी गठबंधन बदलते कोई ना कोई वजह होती है उसकी। आपने अपने किताब में जिक्र किया 2017 में, जिसमें कहा गया है, शायद सूत्रों से ही है, कि RJD की तरफ से प्रयास किया जा रहा था, कुछ जो केस हुए थे CBI और ED के, उस पर कुछ मतलब नरमी आए कि RJD। मैंने तो लिखा किताब में, वो आपने वो कहानी बिल्कुल जानकारी से है, इसलिए कि उस वक्त ऐसा हो रहा था जैसे आज के दिनों में CBI बिल्कुल चढ़ी, ED बिल्कुल चढ़े हुए हैं माननीय लालू जी के ऊपर या उनके साहबजादे परिवार के ऊपर। तो उन दिनों इतना दबाव पड़ रहा था कि लालू जी बीमार होने लगे थे, और उनकी तरफ से कुछ लोग प्रयास कर रहे थे कि अगर आप इस केस में नरमी कर लें तो हम नीतीश जी का साथ छोड़ देंगे और आप नई सरकार बना लेंगे, हम आपके साथ बना लेंगे, आप मुझको बना लीजिएगा। तो ये तो बात चल रही थी। लालू जी स्वयं इसको कर रहे थे या नहीं मुझको मालूम नहीं, कि उनके पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोग जो वाकई राजनीति में दखल रखते हैं, उन्होंने इसके लिए कोशिश की थी। तो अब आप बताइए, जो व्यक्ति अपनी सारी चीज़ दांव पर लगाकर, और ये भी मैं आपको कहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अतिरिक्त दूसरा व्यक्ति मुझे बता दीजिए, नीतीश कुमार के अलावा, जिसके इतने लंबे राजनीतिक जीवन में एक भी कोई करप्शन चार्ज, कोई भी इस तरह का चार्ज हो, मुझे बता दीजिए, एक व्यक्ति मुझे बता दीजिए। इतना निष्कलुक और इतना निष्कलंक व्यक्ति दूसरा कौन है? तो सब आदमी इसके आसपास आना चाहते हैं ना, सच के पेड़ के नीचे खड़ा कौन नहीं होना चाहता? तो इसलिए उस वक्त भी यही हो रहा था, उस वक्त भी लोग कोशिश करते थे। एक चीज़ आप और से देखिएगा, आप देखिएगा जो विभागों को बंटवारा होता है या विभाग में जो लोग काम करते हैं, कुछ लोग कुछ खास किस्म के विभाग क्यों लेना चाहते हैं? कभी सोचा इसके बारे में? आपने जानते होंगे, सोचा तो है, आप वजह भी जानते होंगे। वैसे किसी विभाग में नीतीश कुमार क्यों नहीं रहे, और जहाँ रहे वहाँ काम करने के अलावा उन्होंने क्या किया है? मैं आपको उसमें उदाहरण भी मैंने किया अरुण की तरफ से। उन्होंने बताया कि जिस मंत्रालय में रहे उसमें सारे काम करीब करीब वक्त से पहले और कीमत लागत से कम में हुए। ये अब इसी का उदाहरण देख लीजिए आप, बिहार राज्य में बिजली पहुंचाने का काम, ये असंभव सा लगने वाला काम था, कैसे करा दिया। जातीय जनगणना कराने का काम असंभव सा काम था, कैसे करा दिया। आपको मैंने जैसा अभी अर्ज किया, गंगा जल पहुंचाने का काम कैसे करा दिया। मिश्रा जी, एक उदयकांत, हम ये कह रहे थे कि आपको कहीं नहीं, बार बार लोग मतलब राजनीति में इस तरह के उदाहरण नहीं मिलते, इतना परिवर्तन का। विचारधारा, मतलब विचारधारा भी तो बदल जाती है। आप मान लीजिए बीजेपी के साथ गए तो आप उसके अनुसार, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं बदलता। नीतीश जी अपना कुछ स्टैंड पे रहते हैं। मैं चाहता हूँ दल जिसके साथ भी जाए, नीतीश जी की विचारधारा निश्चित रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें किसी से कोई कभी समझौता उन्होंने किसी से नहीं किया। लेकिन ये जो बोलते हैं लोग, जैसे पब्लिक में चाहे मतलब पार्टी वाले, मान लीजिए इधर आ गए तो उधर वाले पलटू राम, वो भी, उसका भी जिक्र आपने किया अपनी किताब में, तो वो अच्छा लगता है ये। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, बहुत सीधी बात मैं आपसे कहता हूँ, ये मानव स्वभाव है। आपने देखा होगा, किसी व्यक्ति की आप प्रशंसा करेंगे, चाहे मान लीजिए हमसे कौशल जी की तारीफ करें, कौशल जी बड़े पढ़े लिखे, बड़े विद्वान, बहुत ही फराख दिल, बहुत ही जोशीले, इतना सब कहने के बाद एकाएक आप कहेंगे लेकिन,
आप लेकिन जोड़कर उसमें एक दोष जरूर ढूंढेंगे। ये मानव स्वभाव है, किसी व्यक्ति को एक ऊंचाई पर देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसे लगता नहीं अति मानव कैसे हो सकता है, ये सामान्य व्यक्ति है, तो उसमें एक दोष ढूंढना जरूरी है। तो वो दोष नीतीश कुमार ने ढूंढ के उसको पलटू राम कह देते हैं। नीतीश कुमार में कोई बुराई मुझे बता दीजिए, और पलटू राम कहीं गया क्या? लोग उसके पास आते हैं, जो आते हैं वो भी तो पलट रहे हैं। वो भी पलट रहे हैं। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। जो आते हैं वो तो अपने यहाँ वो समझौता कर रहे हैं। आप यही बताइए, मुझे हंसी आती है, मैंने 15 दिन पहले तक, 10 दिन पहले तक जहाँ भी नीतीश जी का नया समागम हुआ, वहाँ के लोग कितनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे इनके खिलाफ, किसने नहीं कहा हुआ। और आज देखिए गलबाइयाँ लगा रहे हैं। और एक बात और गौर करिएगा, नीतीश जी ने किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई बुरी बात नहीं कही, उन सभी लोगों के प्रति। इसलिए नहीं कि उनको वापस वहाँ जाना था, इसलिए कि उनके स्वभाव में नहीं है। लालू जी से कैसा संबंध रहता है इनका? लालू जी से बहुत आत्मिक संबंध रहता है, आत्मिक संबंध। और मैं आपको बताऊं, देखिए बचपन की दोस्ती और नौजवानी की दोस्ती जो होती है वो परमानेंट होती है। आपको मैंने जैसे देखा, एक हमारे सहयोगी रहे जुगनू शारदे, स्वर्गीय जुगनू शारदे, कितना खराब इनके बारे में लिखते बोलते रहते थे, लेकिन उनके प्रति, उनके इलाज के लिए सारा काम नीतीश कुमार जी ने कराया। आप देखेंगे प्रशांत किशोर, जो उसकी इच्छा होती है कहते रहते हैं, कभी उनके मुझ से कुछ विरोध में सुना आपने? तो ये तो स्वभाव है अपना, उनका स्वभाव है, जिसको जो मन में आए बोलते रहो अपना काम। और कहते भी हर बार कि आपको जो इच्छा हो कहिए, मैं अपना काम करता हूँ। और एक बात फिर मैं आपसे कहता हूँ, बुरा मानिए चाहे अच्छा, पलटू राम नीतीश कुमार नहीं है, बाकी लोग पलट रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी जगह पर अडिग है। वो तो जिसके साथ नहीं रहते हैं वो पलटू राम कह देता है। मैंने कहा ना कि उसको ऊंचाई से गिराना है, एक दोष देखना है। उदयकांत जी, आज जो है आप लोगों ने बहुत सारी बातें की पॉलिटिक्स को लेकर, लेकिन नीतीश कुमार के और भी, उनके जीवन के और भी रंग हैं उनका, तो उस पर भी बातचीत करेंगे अगले एपिसोड में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका तब तक के लिए जी धन्यवाद। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।